नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिलिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि के लिए इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य के लिए सेकंड पुस्तिका लेके आए हैं। उसका नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत। दोस्तों, ये जो पुस्तिका है वो VMOU व इग्नू के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, फाइल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बिलिस 02 पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत इंटरनल असाइनमेंट। पाठ्यक्रम कोड में लिखेंगे BLIS 02 और यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम बिलिस और यहाँ पर स्कॉलर नंबर लिखेंगे अपने। यहाँ छात्र का नाम हिंदी में और यहाँ पर कैपिटल लेटर अंग्रेजी में। फिर पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता और अध्ययन केंद्र, यहाँ पर रीजनल सेंटर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर जमा कराने की दिनांक। फिर दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर बिलिस 02 जो कि आपको अपनी साइट के ऊपर मिल जाएगा। VMOU से कर रहे हो तो VMOU की साइट पर मिल जाएगा और इग्नू से कर रहे हो तो इग्नू की साइट पर अपना पेपर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों, ये जो पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित है और मैक्सिमम 30 नंबर का है। सेक्शन ए में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसकी अधिकतम जो परिसीमा है वो है 30 शब्द। 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक 1 अंक का है, टोटल 6 अंक। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ पर है सेक्शन बी और जिसमें है लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, टोटल 12 अंक। और यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 6 है जिसमें से हमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर है सेक्शन सी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जिसकी परिसीमा है 400 शब्द और यहाँ पर हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है, टोटल 12 अंक। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि हमें फाइल में चस्पा करना है। फिर दोस्तों, इसके उत्तर हमें इस प्रकार से करने हैं। सेक्शन ए लिख करके फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सहायक अनुक्रम को परिभाषित कीजिए, जिसमें इसका आंसर लिखेंगे रंगनाथ के अनुसार वर्गों की किसी पंक्ति को तथा पंक्ति में निहित श्रेणीबद्ध एकल को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे यह व्यवस्था जिनके लिए की गई हो उनके लिए सहायक हो। फिर है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के आख्या अनुच्छेद से क्या सूचनाएं अंकित की जाती है। तो इसमें लिखेंगे वर्गीकृत सूची की मुख्य प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में क्रमांक अंक अंकित किए जाते हैं तथा इन प्रविष्टियों का व्यवस्थापन आधार की वर्गांक या क्रमांक अंक ही होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है वर्गीकार से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे वर्गीकार का अर्थ किसी वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर प्रलेखों को व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करने वाला व्यक्ति ही वर्गीकार कहलाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है DDC के 19वें संस्करण के सारणी फर्स्ट व सारणी सेकंड के नाम बताइए। तो इसमें लिखेंगे दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 19वें संस्करण में सारणी फर्स्ट का नाम मानक उपविभाजन और सारणी सेकंड का नाम भौगोलिक उपविभाजन। फिर है पांचवा क्वेश्चन, विशिष्ट विषय से आपका क्या आशय है। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रत्येक पुस्तक प्रलेख ज्ञान के किसी क्षेत्र से संबंधित होता है। वर्गीकार को सबसे पहले यह जानना परम आवश्यक है कि प्रलेख में ठीक ठीक किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। इसे सुनिश्चित विषय वस्तु को ही विशिष्ट विषय कहते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन है पत्र स्वरूप सूची के कोई 2 लाभ बताइए। तो लिखेंगे पत्र स्वरूप सूची के लाभ निम्न है। तो वो लिखेंगे यहाँ पर आकर्षक, कैबिनेट की दराजू में वो स्थित पत्रक काफी आकर्षक लगते हैं। यदि कोई पत्र गंदा हो जाए तो उसे सुविधापूर्ण बदला जा सकता है। सेकंड, प्रयोग की सुविधा, मोटे कार्ड पर निर्मित पत्रकों की तीव्रता पूर्वक एक सुविधा देखा जा सकता है। फिर है सेक्शन बी जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सीप यानी पुलिंदा स्वरूप सूची के गुण व दोषों को बताइए। तो लिखेंगे सीप पुलिंदा स्वरूप सूची के गुण, मृत विविधता, सामान्य कागज की पर्ची होने के कारण इसके निर्माण में धन कम लगता है। पत्रक सूची एवं मुद्रित सूची के निर्माण व्यय की तुलना में इस सूची के निर्माण में काफी कम खर्च आता है। प्रयोग की सुविधा, अलग अलग पुलिंदा सूची के खंडों को अलग अलग व्यक्ति एक ही प्रयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार पाठक के समय की बचत होती है। फिर है सुवास्ता, जिसमें लिखेंगे मुद्रित सूची के समान इसे ही पुस्तकालय के किसी भी भाग से ले जाकर प्रयोग किया जा सकता है। अनेक प्रतियां उपलब्ध, इस सूची में प्रतियां सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती है, फलस्वरूप 3-4 पाठक एक ही समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सीप पुलिंदा सूची के दोष, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखेंगे सामग्री की बर्बादी। यदि एक पर्ची पर एक ही प्रविष्टि बनाई जाती है तो कई बार अन्य प्रविष्टियां अंतर्व्यवस्थित करने के लिए बीच में स्थान उपलब्ध नहीं होता है। अनाकर्षक, पुलिंदा सूची पत्रक एवं मुद्रित सूची की अपेक्षा अनाकर्षित होती है। कार्बन द्वारा तैयार की गई प्रतियां कुछ समय पश्चात खराब हो जाती है। टिकाऊ नहीं, सामान्य कागज होने के कारण सतत प्रयोग से इनके कोने फट जाते हैं, अतः यह पत्रक सूची की तुलना में बहुत कम टिकाऊ है। फिर फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, संघ सूची क्या है, यह पुस्तकालयों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसमें लिखेंगे संघ सूची दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के समस्त ग्रंथों की सूची, जिसमें उन समस्त पुस्तकालयों के नाम अंकित हो जहां उन ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। एक संघ सूची समस्त प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित कर सकती है अथवा उनमें से किसी एक प्रकार के ग्रंथों तक सीमित रह सकती है। लिखेंगे फिर आगे, संघ सूची पुस्तकालयों के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। फर्स्ट पॉइंट लगा करके, इसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न पुस्तकालयों की समग्र पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्राप्त होती है और किसी विषय विशेष में पाठ्य सामग्री की यथेष्टता का पता चलता है। इसके द्वारा ग्रंथ विशेष का स्थान निर्धारण होता है। यह अंतर पुस्तकालय आदान के लिए आवश्यक उपकरण है। इसके द्वारा किसी प्रलेख के बारे में वांछित ग्रंथ परम सूचना प्राप्त होती है। यह ग्रंथ चयन के लिए एक उपयोगी उपकरण है। किसी स्थान विशेष के विषय विभिन्न पुस्तकालयों में ग्रंथ चयन एवं ग्रंथार्जन कार्यक्रम में इसकी सहायता से वांछित वांछित द्रव्यराशि पर रोक लगाकर सीमित साधनों का श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है। यह संदर्भ सेवा के लिए उपयोगी उपकरण है। अध्ययन सूची संकलित करने के लिए यह एक उपकरण के संदर्भ कार्य करता है। फिर पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, पुस्तकालय के वर्गीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता, आधुनिक युग सूचना क्रांति का युग है। आज का समाज विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के प्रलेखों की बाढ़ से आ गई है। आधुनिक युग में ज्ञान का असीमित विस्तार हो रहा है। अंतर्विषयी शोध कार्यों के फलस्वरूप प्रलेखों में निहित विषयों की जटिलता निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रलेखों का अनेक रूपों में, जैसे मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, हस्तलिखित, आधुनिक प्रकाशन, मानचित्र, चार्ट, माइक्रोफिल्म, माइक्रोकार्ड आदि का प्रकाशन हो रहा है। प्रलेख अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। पुस्तकालयों को इन सभी प्रकार के प्रलेखों का अधिग्रहण करना पड़ता है। फिर है दोस्तों आगे लिखना है, पुस्तकालय सेवाभावी संस्थाएं होती है, अतः इन सभी प्रकार के प्रलेखों का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। अतः पाठकों की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं का यथा तथ्यात्मक रूप से निर्विशेषता में यानी सर्वांगपूर्ण शीघ्रता से पूरा करना आधुनिक पुस्तकालयों का परम कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त किसी विषय के सभी प्रलेखों को सह संबंधित निकट सानिध्य में व्यवस्थित करने के लिए प्रलेखों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की अनुपालना के लिए भी प्रलेखों का वर्गीकरण आवश्यक है। फलकों का प्रलेख वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित होने की स्थिति में प्रत्येक पाठक को उनका अभिष्ट पुस्तक प्रलेख खोजकर निकालने में आसानी होगी। इस प्रकार द्वितीय सूत्र का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन अगला लेंगे, केंद्रीकृत एवं सहकारी सूचीकरण में अंतर को संक्षिप्त में समझाइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, केंद्रीकृत एवं सहकारी सूचीकरण में अंतर। केंद्रीकृत सूचीकरण विशाल पुस्तकालय तंत्रों में अपनाया जाता है। इसमें विभिन्न इकाइयां परस्पर संबंध होता है और वे केंद्रीय पुस्तकालय का अंग होती है। सहकारी सूचीकरण में विभिन्न इकाइयां एक पुस्तकालय तंत्र की शाखाएं नहीं होती, अपितु स्वतंत्र होती है। वे केंद्रीकृत सूचीकरण के लाभों का उपयोग करने के लिए एक केंद्रीय संगठन की स्थापना करती है। केंद्रीकृत
कृत सूचीकरण विभिन्न इकाइयों का सूचीकरण कार्य संपन्न करके उनके सूचीकरण कार्य को कम कर देता है। सहकारी सूचीकरण के द्वारा विद्यमान सूचीकरण संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीकृत सूचीकरण को मितव्ययिता और प्रशासनिक संगठन की दृष्टि से अपनाया जाता है। और लिखेंगे कि जबकि सहकारी सूचीकरण को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अपनाया जा सकता है। आधुनिक समय में सहकारी सूचीकरण केंद्रीय सूचीकरण के लिए सरकार का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। सरकार एक अधिनियम पारित करके भी एक या अधिक केंद्रीय संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकती है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर सेक्शन सी, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति संस्करण 6 पुनर्मुद्रित की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्टर रंगनाथन ज्ञान जगत के लिए एक वर्गीकरण पद्धति निर्मित करना चाहते थे। इस ज्ञान जगत के अंतर्गत भूतकालीन, वर्तमान एवं भविष्य का समस्त ज्ञान अर्थात ज्ञात तथा अज्ञात ज्ञान सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में निम्नांकित विशेषताएं होना आवश्यक है। अनिश्चित वर्गों की संख्या जो अनंत है, यथासंभव आवश्यकता पड़ने पर नवीन वर्गों का किसी भी संख्या में निर्माण, वर्तमान वर्गांकों में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना नवीन वर्गों को स्थान प्रदान करना। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में मुख्य वर्गों की संख्या अंत्य अन्य सभी पद्धतियों से अधिक है। डॉक्टर रंगनाथ ने मुख्य वर्गों के 4 क्षेत्र बनाए हैं। चारों क्षेत्रों में मुख्य वर्गों के संकेत चिन्ह भी निश्चित किए हैं। मुख्य वर्गों को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें यहाँ पर क्षेत्र, मुख्य वर्ग और यहाँ अंकन। प्रथम क्षेत्र, जिसमें लिखेंगे सामान्य उप जगत, उपागत मुख्य वर्ग, सामान्य मुख्य वर्ग, और यहाँ पर अंकन में लिखेंगे रोमन लघु अक्षर। द्वितीय क्षेत्र, जिसमें नवागत मान्यता प्राप्त वर्ग, यहाँ पर अंकन में हिंद अरब संख्यक। तृतीय क्षेत्र यथार्थ मुख्य वर्ग और रोमन दीर्घ अक्षर। चतुर्थ क्षेत्र में नवनिर्मित विधियां और यहाँ पर कोष्ठित अंक। फिर लिखेंगे कि द्विबिंदु संस्करण 1963 में प्रकाशित किया गया। इसकी विशेषताओं को इस प्रकार समझ सकते हैं। काल पक्ष टी का योजक चिन्ह बिंदु डॉट के स्थान पर विषयकृत अल्प विराम किया गया। समस्त स्थान पक्ष को 4 खंडों में विभाजित किया गया। भू आकृतिक विशेषताएं, जिसमें लिखेंगे स्थान पक्ष के वर्गीकरण में सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए देश की भू आकृति की व्यवस्था की गई। स्थान पक्ष के योजक चिन्ह साथ उसका प्रयोग वर्गांक में किया जाता है। और लिखेंगे कि जनसंख्या अनुसार विभाजन, जिसमें किसी वर्गांक के किसी स्थान, शहर, नगर, गांव विशेष का भी समावेश करना आवश्यक है। इससे समस्त भूखंडों का निर्माण जनसंख्या अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के भूखंडों को राजनीतिक भूखंडों के पश्चात वर्ग विधि द्वारा स्थान पक्ष में जोड़ा जाता है। राजनीतिक विभाजन, किसी वर्गांक के स्थान पक्ष में राजनीतिक विभाजन का प्रयोग किया जा सकता है। दिशानुसार विभाजन, राजनीतिक विभाजन पक्ष के वर्गांक के दिशानुरूप विभाग किए जाते हैं। इस प्रकार के विभागों के लिए 9 अंक के साथ रोमन दीर्घ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मुख्य वर्ग वी हिस्ट्री के अंतर्गत एक नवीन ग्राह्यता वर्ग V:9 फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। इस वर्ग के व्यक्तित्व 2P पक्ष में नवीन एकलों की व्यवस्था विषय विधि SD द्वारा की गई। मुख्य वर्ग यूजफुल आर्ट्स की अनुसूची में परिवर्तन किया गया। मुख्य वर्गों के साथ प्रयुक्त रोमन दीर्घ अक्षर Z के स्थान पर आंशिक रूप से व्यापक मूल वर्ग के लिए Z अक्षर को प्रयुक्त किया गया। द्विबिंदु पद्धति में प्रयुक्त अष्टक अंक को खंड अंकन में परिवर्तित किया गया। ग्रीक अक्षर, यहाँ पर ये डेल्टा को पद्धति में रहने दिया गया, लेकिन अन्य ग्रीक अक्षरों को हटा दिया गया। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेंगे, अंकन के गुण व कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जिसका आंसर लिखेंगे, वर्गों तथा उनके उपवर्ग उप विभागों के लिए प्रयोग में लाए गए प्रतीकों को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। यह है मार्गरेट मान की परिभाषा, जिसमें यहाँ पर आगे लिखेंगे अंकन के गुण। अंकन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। सरलता,
अंकन यथासंभव सरल होना चाहिए। सरलता दो निश्चित विशेषताओं की ओर संकेत करती है। पहला अंकन ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा अनुक्रम की स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाए। दूसरा यह है कि अंकन ऐसा होना चाहिए जिसका सरलता से उच्चारण किया जा सके। सेकंड पॉइंट लिखेंगे संक्षिप्तता, जिसमें लिखना है संक्षिप्तता अंकन का वांछनीय गुण है। अंकन की संक्षिप्तता उसके आधार पर विस्तार पर निर्भर करती है। अंकन का आधार जितना विस्तृत होगा उस वर्गीकरण पद्धति के की वर्गांक संख्या उतनी ही छोटी होगी। यदि अंकन का आधार छोटा होगा तो वर्गांक बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ग्राह्यता लचीलापन, जिसमें लिखेंगे अंकन की वर्धनशीलता पर ही वर्गीकरण पद्धति की संपूर्ण सफलता आधारित है। अर्थात अंकन ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर उत्पन्न होने वाले नए विषयों, उपसर्गों व विचारों को वर्तमान अनुक्रम में समुचित स्थान प्रदान करने की क्षमता रखता हो। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे अभिव्यंजकता, जिसमें लिखेंगे अंकन को वर्गीकरण पद्धति के वर्गों की विभाजन क्रम परंपरा को प्रदर्शित करना चाहिए। वर्गों के विभाजन क्रम परंपरा में अंकन को देखने के लिए यह पता लग जाना चाहिए कि किसी प्रधान वर्ग के अधीनस्थ वर्ग कौन कौन हैं। प्रधान वर्ग की विशेषता को अनुसूचित करने वाला अंग उसके सभी अधीनस्थ वर्गों में भी होना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे संश्लेषणात्मकता, जिसमें लिखेंगे अंकन इस प्रकार का होना चाहिए कि विषय के विभिन्न पदों का आसानी से संश्लेषण किया जा सके और इस संश्लेषण में प्रत्येक पक्ष की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहे और परिगणनात्मक एवं पक्षात्मक दोनों प्रकार के वर्गीकरण पद्धति में इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। 6 पॉइंट स्मरणशीलता, जिसमें लिखेंगे स्मरणशीलता शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के निमोनिकोस में हुआ है, जिसका अर्थ स्मृति सहायक को बल प्रदान करना होता है। और लिखेंगे कि स्मृति सहायक प्रणाली अथवा संकेतकों का स्वाभाविक तथा विशेषपूर्ण आधार ही यह है कि उन्हें स्वेच्छा, सहजता एवं सुचारू रूप से याद रखा जा सके। फिर है दोस्तों अंकन कार्य, जिसमें लिखेंगे अंकन वर्गीकरण पद्धति का मूल आधार है। इसके निम्न कार्य हैं। अंकन का प्रमुख कार्य विषयों के क्रम को यांत्रिक स्वरूप में व्यवस्थित करना है, अर्थात विषयों प्रलेखों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अंकन अपने क्रम सूचक मान के आधार पर विषयों को समकक्ष एवं अधीनस्थ वर्गों में विभाजित कर इसके विकास के प्रत्येक स्तर को प्रदर्शित करता है। यह पद्धति की वर्गानुक्रम अनुक्रमणिका को कार्यशीलता प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप पद्धति में परिगणित वर्गों तक पहुंचा जा सकता है। सूची के दो भागों वर्गानुक्रम प्रसूची तथा प्रसूची को कार्यशील बनाने का कार्य अंकन करता है। यह फलकों पर प्रलेखों की वर्गीकृत व्यवस्था को यंत्रवत बनाता है। और लिखेंगे कि 6 पॉइंट अंकन वर्गीकरण पद्धति की अनुसूचियों के निर्माण तथा उनके भौतिक स्वरूप में अत्यधिक विविधता प्रदान करता है। अंकन अपने स्मृति सहायक गुण के कारण पुस्तकालय अध्यक्ष को वर्ग एवं उसके विभाजन के अनुक्रम को याद रखने में सहायता प्रदान करता है। यह पुस्तक संग्रह कक्षों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है, अर्थात पुस्तक की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। आगम निर्गम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता होती है और प्रलेख सेवा को गति प्रदान करने में सहायक होता है। पुस्तकालय के विभिन्न आंकड़े व रिकॉर्ड तैयार करने में अंकन की भूमिका होती है। अंकन का प्रयोग ग्रंथ की पीठ, मुख्य पृष्ठ के पृष्ठभाग, लेवल आदि पर लिखने हेतु किया जाता है। तो ये दोस्तों थी हमारी सेकंड पुस्तिका।